यस। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों आप लोग? तो स्टूडेंट्स, मैंने एक शेड्यूल डिजाइन किया है जिसमें केमिस्ट्री के आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो आपका जेई एग्जाम हो या फिर आपका नीट का एग्जाम हो, ठीक, एज वेल एज अपन सीईटी एग्जाम की भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो मैंने चैप्टर वाइज कुछ डिजाइन करी है, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। परफेक्ट। और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में दूंगा कि किस तरीके से आप टाइम को सेव करते हुए क्वेश्चंस को सही ढंग से कर सकते हो, ठीक। तो आज का जो सेशन होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस, ठीक। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एंड नेक्स्ट आपको मिलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से थ्री थ्री चैप्टर्स मैंने का एक सेट क्लियर किया है, ठीक है। इसे अपन टैड सिस्टम बोलते हैं जनरली। थ्री थ्री चैप्टर्स का मैंने एक सेट डिजाइन किया है और उनके बेस पे आपको एवरी संडे या फिर जब भी आपकी वेकेशन होगी तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक क्वेश्चंस का सेट आपको देखने को मिलेगा। तो चलो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो टोटल आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 45 क्वेश्चंस का सेट, ठीक। ये अगर आपने देख लिया ना तो मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस और आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो ट्रिक है, जो स्पीड है, वो कहीं ना कहीं आपकी इंक्रीज होगी। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल विद n इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही क्वेश्चन में दे रखा है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि n इज इक्वल टू 6 और m इज इक्वल टू 0 पे आते ही वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को भूल जाते हैं, वो डाटा की तरफ मूव कर जाते हैं तुरंत। भाई क्वेश्चन में थ्योरी देखो, उसको देखो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने बोला पी ऑर्बिटल। तो बच्चों आपको पता है कि कोई भी एक ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है। और पी ऑर्बिटल एक्चुअली सबसे पहले क्या होता है आपको पता है? सबसे पहले बच्चों क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग की अपन ने बात करी तो पहले ऑर्बिट्स होते हैं, इनको अपन सेल भी बोलते हैं, ठीक है। हम लोगों ने स्टडी करी थी। उसके बाद बच्चों क्या होता है? सब ऑर्बिट होता है, ठीक है। सब ऑर्बिट या फिर इसको अपन बोल सकते हैं सब सेल, ठीक है। ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट या सेल्स के अंदर सब सेल। ऑर्बिट और सेल दोनों मतलब एक ही चीज है, कुछ डिफरेंट नहीं है। और इस सब ऑर्बिट या सब सेल के अंदर बच्चों आपका रहता है प्रेजेंट ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल के अंदर एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो आपका थ्री डायमेंशनल होता है, जो डिफरेंट एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। तो इसने बोला है कि पी ऑर्बिटल, अगर वो पी सबसेल बोलता ना, पी सेल बोलता, आप मेरी बात को समझो, पी सेल पी सबसेल, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स आपके डिफरेंट रूल्स के थ्रू आपकी, वो पी ऑर्बिटल बोला है। तो पी ऑर्बिटल का मतलब कि एक, अगर मैं पी सबसेल की बात करूं तो मुझे बताओ यहाँ पे टोटल आपको कितने देखने को मिलेंगे बच्चों ऑर्बिटल पी के अंदर? तो पी के अंदर आपको पता है कि वो टोटल आपकी तीन ही डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होता है पी एक्स, एक पी बाई, एक पी जेड। इनकी एनर्जीज पे हम लोगों ने बात करी थी लेक्चर के अंदर। पी एक्स पी, तो आपको पता है एक ऑर्बिटल के अंदर अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल पाउली एक्सक्लूजन, जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपके सबसे पहले बच्चों पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। उसका सही आंसर क्या होगा भाई? एन इक्वल टू 6, एम इक्वल टू 0 से कोई मतलब भी नहीं है। वो पी ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है। तो आपका 6 नहीं हो सकता है, 10 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, आंसर विल बी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए एफ इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है और पूछ रहा है कि यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि बेटा एफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उसने अगर बात करी है, ठीक है, तो एफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो बेसिक फॉर्मूला होता है आप ध्यान रखना हमेशा, एल ब्रैकेट एल प्लस वन इंटू एच, क्रॉस कर देते हैं इसको, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला अपन डिस्कस किया था बेटा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन लोग एल से फॉलो करेंगे इसे, ठीक है। तो अपन ने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे ना, उसी से। तो यहाँ से एल अंडर रूट एल ब्रैकेट एल प्लस वन, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आपको एल चाहिए ना, एफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आपको दिख रहे हैं? एफ ऑर्बिटल्स के अंदर। तो एफ के लिए आपकी एल की वैल्यू क्या होती है? वो सभी को पता है कि भाई एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। पी की बात करें तो एल की वैल्यू कितनी होती है? 1। डी एस पी डी एफ, ठीक है, उसने एफ की बात कर रहा है, डी के लिए 2 और एफ के लिए बच्चों ऑटोमेटिक 3। तो एल की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी पता चली? 3। तो अपन अब रखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर
तो बच्चों 3 ब्रैकेट 3 + 1, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ से ये कितना हो जाएगा, √ 3 ब्रैकेट 3 + 1 4, 4 × 3 करेंगे तो आपका 12। और अब ऑप्शंस की तरफ आ जाओ। ऑप्शंस में आपको अब दिखने भी लगा होगा कि √12 वाला ऑप्शन आपका दिखना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल क्लियर हो, यस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड में है which one represent an impossible arrangement, मतलब गलत अरेंजमेंट कौन सा है। कि अगर एन, ये भी अपन लोगों ने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि एन की वैल्यू क्या होगी, फिर एल की वैल्यू एन के रिस्पेक्ट में कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, फिर एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। और इस पे ना आपका दो ही है, +1/2 -1/2। ये सारी डिस्कशन अपन ने किए थे। तो चलो देखते हैं। आपको पता है कि एन की जो वैल्यू है वो पहले ऑप्शन में कितनी दे रखी है, आप ध्यान दो, 3 दे रखी है, ठीक है। एल की वैल्यू आप इस एन की 3 के लिए क्या 2 पॉसिबल हो सकती है। तो पहले तो एक बात आप याद रखो कि जो एल की वैल्यू होगी ना, वो एन जो दिख रहा है 3 उससे कम दिख रहा है ना यहाँ पे एल, तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही है, यहाँ से ये वैल्यू क्या होगी, कम ही होगी, कम रहेगी यहाँ पे बिल्कुल। लेकिन एम को ध्यान रखना होता है मैग्नेटिक मोमेंट को, तो ये होता है -L2 + L, ठीक है, -L से +L, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें तो आपको पता है +1/2 -1/2। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 3 के लिए 2 पॉसिबल होगा, ऑब्वियसली वैल्यू इसकी छोटी है, कम ही होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ से -L से +L होनी चाहिए m की वैल्यू, तो l कितना 2 है, तो 2 का मतलब यहाँ से -2 से लेके आपका +2, तो -2 है, मतलब पहला सही है। और +1/2 -2 कोई सा भी एक हो सकता है इस पे, ये भी करेक्ट रिप्रेजेंट। सेकंड देखेंगे 4 के लिए 0 हो सकती है, ऑब्वियसली आपकी 4 के लिए, तो बच्चों यहाँ देखो L की जो वैल्यू होगी है ना, वो कितनी होती है, वो 0 to n-1, ठीक है, अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि चलो L यहाँ पे n की वैल्यू, इफ n इज इक्वल टू 2, तो L की वैल्यू कौन कौन सी होगी, एक 0 होगा, एक 1 होगा, ठीक है। 2 यहाँ पे नहीं होगा, मतलब एक n-1 0 से स्टार्ट होगा, ये दो नंबर आपके 0 और 1। मैं बोलूँ सपोज यहाँ पे इस तरीके से ही बोल सकता हूँ, अब ध्यान दो। मैंने सपोज बोला कि बच्चों चलो n की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। प्रिंसिपल एजिमुथल कितना होगा अब यहाँ से, तो आप ध्यान रखो 4 दे रखा है ना, तो आपको ध्यान है ना 0 to n-1, ठीक है। तो 0 से n- मतलब 3, तो 0 1 2 3, बस ये नंबर एल के लिए एग्जिस्ट करेंगे। तो देखे रहते हैं अपन लोग सेकंड स्टेट, सेकंड में क्या था 4 0, तो ऑब्वियसली अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, l की वैल्यू हो जाएगी 0 2 3, n-1 होता है ना, तो उस केस में आपका आएगा 0, 1, 2, 3, ये 4 नंबर होंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे 0 है, बिल्कुल सही है। अब ना क्वेश्चन इज दिस कि m की वैल्यू 0 हो सकती है, तो मैंने जस्ट अभी बोला था कि बच्चों यहाँ पे है n, यहाँ पे l कितना है 0 है, और m कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो m जो वेरी करता है वो l पे डिपेंड करता है एजिमुथल पे, तो वो -L से लेके +L तक होता है। तो यहाँ तो वो 0 दे रखा है ना l, तो 0 तो ऑब्वियसली 0 में कवर अप हो जाएगा, और इस पर कोई सा भी हो सकता है, +1 और माइनस कोई सा भी। अच्छा n यहाँ पे कितना है, देखो थर्ड में 3 दे रखा है, तो 3 के लिए 2 डिफाइन हो सकता है। तो आपको पता है कि अगर n इक्वल टू 3 आ गया तो l की वैल्यू कौन कौन सी होगी, 0, 1, 2, बस ये वैल्यूज आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 सही दे रखा है, बट यहाँ पे m की वैल्यू उसने -3 दी है। m किस पे डिपेंड, देखो l किस पे डिपेंड करता है, n पे, m किस पे डिपेंड करता है, l पे, ठीक है। तो m की वैल्यू l पे डिपेंड करेगी, l कितना है यहाँ पे 2, ऑब्वियसली 2 पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो जो आपका सॉरी m होगा, यस, जो m होगा, m की वैल्यू क्या होगी, m होगा -L2 + L, ठीक, +L। एल यहाँ पे कितना आपको दे रखा है थर्ड ऑप्शन में 2, तो ये आना चाहिए -2 2 + 2, ये तो है ना। अब यहाँ से तो -3 आ गया ना, ऊपर चला गया, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। लास्ट भी चेक करते हैं, 5 के लिए 3 डिफाइन होगा, बिल्कुल सही, 0 1 2 3 4 तक जाएगा, 3 आ गया। और m आपका 0 आना चाहिए क्या 3 के लिए, तो चेक करेंगे तो -3 से +3, 0 बीच में आएगा, यस। तो इसका जो गलत स्टेटमेंट, गलत रिप्रेजेंटेशन होगा वो कौन सा होगा, थर्ड। इसी तरीके से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 में दे रखा है, 4 में है द नोड प्रेजेंट इन 5p ऑर्बिटल्स। 5p ऑर्बिटल्स में आपके नोड
तो नोड के बारे में बात करें तो देखो, नोड अपन कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने लास्ट में डिस्कशन किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो देखो, तो नंबर ऑफ स्फीरिकल नोड, सारे नोड्स के बारे में डिस्कशन किया था अपन ने, स्फीरिकल नोड, प्लेनर। अगर स्फीरिकल नोड के बारे में बात करेगा तो n माइनस एल माइनस वन, सभी को याद होना चाहिए फॉर्मूला ये। स्फीरिकल नोड के लिए क्या होगा, n माइनस एल माइनस वन, क्योंकि इसने बोला ना कि वन प्लेनर फाइव स्फीरिकल, तो दोनों नोड्स के बारे में बात करना पड़ेगा। पहला तो स्फीरिकल नोड का फॉर्मूला ये रहा, ध्यान रखो, n माइनस एल माइनस वन, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल, 5p बोला है। तो 5p का मतलब बताओ आप, n की वैल्यू कितनी होता है, डायरेक्ट आपको 5 दिख रही है, p कितना होगा, सॉरी, आपका l कितना होगा p के लिए। अब p के लिए l की अगर बात करी जाए तो कितना होगा, ऑब्वियसली s के लिए 0 होता है, p के लिए कितना होगा 5, ये आ गया। तो रखते हैं जरा अपन लोग वैल्यू यहाँ से, n कितना है 5, 5 माइनस वन माइनस वन, तो ये हो गया 1 माइनस वन माइनस टू, तो 5 माइनस टू, आंसर विल बी 3। तो 3 आपको दिखना चाहिए, इसका मतलब है कि 3 तो स्फीरिकल नोड आनी चाहिए। इसमें पहले में 5 है, गलत, सेकेंड में 4 स्फीरिकल है, गलत हो जाएगा, 3 स्फीरिकल यहाँ दिख रहा है। नाउ वी विल चेक प्लेनर नोड्स कितने होंगे। स्फीरिकल नोड क्लियर हो गया। सेकंड अपन बात करते हैं प्लेनर नोड। तो प्लेनर नोड का बेटा फॉर्मूला होता है एल। प्लेनर नोड का मतलब जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, बट एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है, एल मतलब 1 है। तो जो प्लेनर नोड होगा वो डेफिनेटली 1 होना चाहिए। तो 1 प्लेनर 3 स्फीरिकल, आंसर विल बी थर्ड, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हो गया, यस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इफ द बेब नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामा सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज एक्स। फिर स्टेटमेंट है कि बेब नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हीलियम प्लस वन इज दिस। बेब नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हीलियम प्लस वन इज, आपको वैल्यू दे रखी है 36x/5। बेब नंबर ऑफ सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज भी आपको दे रखा है 8/32 नीचे x। द बेब लेंथ ऑफ सेकंड, ये सारे जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, मतलब ये ऑप्शंस बेस है, आपको उल्टा चलना पड़ेगा, ऑप्शन से आपको क्वेश्चन की तरफ चलना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ठीक है, जो भी डाटा दे रखा है वो आपको दे रखा है कहाँ पे, ऑप्शंस के अंदर। तो ऑप्शन से हमें क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सा हमारा आंसर सही है, कौन सा हमारा ऑप्शन गलत है। चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखो, वो बोल रहा है द बेब नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामा सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्स। बेब नंबर उसने बोल दिया। तो देखो सिंपल सा, अगर मैं अब पहले स्टेटमेंट में क्या है, बेब नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज हीलियम प्लस वन, चलो इसको निकाल के देखते हैं कितनी कितनी वैल्यू आती है, कहाँ पे कितनी नहीं आती है, ठीक है। चलो तो अपन निकालते हैं, x इज इक्वल टू लिखा मैंने r, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो z कितना, r इंटू जेड स्क्वायर होता है ना, तो जेड स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ से होगा ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर, मतलब अब वो बोल रहा है देखो यहाँ से फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज के बारे में बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 होना, 1/n स्क्वायर n2 स्क्वायर, और यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आपका कितना आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 3 × 3 कितना होगा 9, और ये 9 × 4 36, ऊपर जाएंगे 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 कैलकुलेशन में, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 36 आर। यही होगा ना, ये आर ऊपर रहेगा बच्चों, ये इस तरीके से, यस 1 सेकेंड, यस इस तरीके से, ठीक है। तो आप ध्यान दो, ये वैल्यू आपकी निकल के आई फर्स्ट स्टेटमेंट। तो मैं बोलूंगा फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मा सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखते हैं कौन कौन सा। तो फर्स्ट लाइन ऑफ प्राइमरी सीरीज फॉर द हाइड्रोजन एटम, बीम नंबर इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हीलियम प्लस 1 दे रखा है तो कितना हो जाएगा, z 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से करेंगे कैलकुलेशन तो आ जाएगा आपका ये r, तो इधर बाकी आपका 4 × 3/4, तो आंसर विल बी 3 × r, ठीक, क्लियर मिल जाएगा। अब ऊपर से देखो r तो को यहाँ से आपको दिख रहा है तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 36 डिवाइड बाई 5 × r, ठीक। ये बीब नंबर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता है कि जो r है वो 36/5 × x, हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट रिलेशन। तो नाउ वी विल कैलकुलेट हियर, तो ये आ जाएगा 108 r डिवाइड बाई 5, ठीक है।
तो आप यहाँ से देखो इसका जो सही स्टेटमेंट आपको मिल गया, फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट मिल गया। ठीक है, सिंगल चॉइस है तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट बोले कि वेव नंबर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर द हीलियम प्लस, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो अभी निकाला अपन ने, गलत हो जाएगा। बाकी अभी सेकंड लाइन और सेकंड लाइन का ये भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही मिल गया, तो फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग स्टिक करेंगे। तो क्या था इसमें, बेसिक्स ऑफ फार्मूला। तो वेव नंबर और जो आपका 1/λ जो फॉर्मूला होता है उसको ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन इज x सेंटीमीटर, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड ऑर्बिट। तो डी ब्रोगली की बात करता है तो बच्चों पता है इसका स्टेटमेंट क्या था, वो सर्कमफ्रेंस वाला 2πr इक्वल टू n इंटू लैम्डा, याद है आपका, इंटीग्रल मल्टीपल के साथ आता है वेवलेंथ। तो 2πr इक्वल टू n इंटू लैम्डा, तो हम लिख सकते हैं 2πr। आर आर मतलब रेडियस यहाँ पे कितना है, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन इज एक्स। एक्स का मतलब आर की जगह अपन एक्स रख सकते हैं, इज इक्वल टू आर जगह एक्स लिख दिया। एन, एन यहाँ पे कितना होना चाहिए, एन आपको लेना पड़ेगा थर्ड ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑर्बिट एन का होता है ऑर्बिट, तो आपका 3 आ जाएगा, इनटू आपका यहाँ पे लैम्डा। तो लैम्डा हो जाएगा आपका 2πx डिवाइड बाई 3, 2πx डिवाइड बाई 3। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये था क्वेश्चन, समझ में आया आपको। तो बिल्कुल इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए। If the beam number of first line in Barnum series of hydrogen atom is x, the beam number of second line in Lyman series helium plus 1 ion will be। तो फर्स्ट का दिया उसने कि beam number of first line in Barnum series of hydrogen is x, उसने x दिया, और सेकंड के बारे में पूछा, लाइमन के बारे में, बार्नम के बारे में दिया, लाइमन के बारे में पूछा। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो इसको अपन कैसे, वही आपका जो बेसिक फॉर्मूला है, beam number for the hydrogen atom। ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, लिख सकते हैं अपन यहाँ पे आर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर। n1 स्क्वायर कितना होगा बताओ जरा। पहले तो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन का मतलब आपका ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस में 1/3 का स्क्वायर, बार्नम सीरीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5r डिवाइड बाई 36। ठीक है, और यहाँ से r, इसको अपन ले सकते हैं यहाँ पे x, तो r यहाँ से हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 5 इंटू एक्स। फिर वो बोल रहा है बेव नंबर फॉर द हीलियम। ठीक है, हीलियम के बारे में डिस्कशन कर रहा है, हीलियम प्लस बनाइन के बारे में। तो फॉर्मूला तो वही होगा, आर हो जाएगा। बाकी जेड की बात करेंगे तो वो आपका हीलियम के हिसाब से 2 की स्क्वायर हो जाएगी, फिर 1 डिवाइड बाई यहाँ से 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आर कितना, देखो ये रहा, आर को यहाँ लिख सकते हैं 36x डिवाइड बाई कितना 5, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 8/9। इसको अपन करेंगे कैलकुलेट, तो यह आ जाएगा आपका 128। ठीक है, और 30 ये है ना आपका 36, 4 इंटू 8/9 ये है, तो डिवाइड बाई नीचे कितना आएगा आपका यहाँ से 5। वो अपन सॉल्व कर सकते हैं 9 से, कैलकुलेट से कैसे करते हैं, 9 36 4 16, 16 इंटू 8 आपका 128 डिवाइड बाई 5, तो 128 डिवाइड बाई 5 इंटू एक्स, ये आपको देखना चाहिए इसका आंसर। तो आप देख लो 128 डिवाइड बाई, हाँ यस, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted in 10 आवर्स बाई ए 60 वाट सोडियम लैम्प। लैम्डा आपको दे रखा है, ऐसा ही क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन क्लास में कराया है, वैसे तो मैंने सारी क्वेश्चंस कराए हैं, ये भी क्वेश्चंस क्लास में ही डिस्कस किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें, तो उसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted, तो कैसे निकाला जाएगा। तो आपको पता है कि एनर्जी के बारे में बात करें, इक्वल टू एन इंटू एच इंटू न्यू। ठीक है, एन फोटॉन्स की बात करेगा तो एन का मल्टीप्लाई विद एच न्यू जो एनर्जी है, और म्यू इक्वल टू आपको पता है कि सी डिवाइड बाई क्या होता है लैम्डा, वेवलेंथ। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted के बारे में बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब एन, एन आपको निकालना है। तो अब यहाँ से म्यू की जगह मैं सी बाई लैम्डा पुट करूंगा, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एन एच इंटू सी डिवाइड बाई लैम्डा, आपको एन चाहिए, तो एन का मतलब ई इंटू लैम्डा डिवाइड बाई एच इंटू सी इज इक्वल टू एन। ये बन गया बेसिक फॉर्मूला। अब इसमें जो जो बातें दे रखी है उसको अपन लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा, देखेंगे। तो यहाँ से आपका ये हो गया, क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है नहीं, 10 आवर्स दे रखा है। ठीक है, और 60 पार्ट आपको सोडियम लैम्प दे रखी है, तो हो जाएगा आपका, इसको हम सेकंड में लेके जाएंगे, 60 इंटू 60 इंटू 60
इंटू 10, ये हो गया आपका जूल में, डिवाइड बाई नीचे कितना आएगा आपका देखो, तो ये तो मैंने कन्वर्ट करें जो आपका 19.89 इंटू 10 की पावर माइनस 26 डिवाइड बाई करेंगे अपन 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, ये भी किस में हो गया, जूल में। और इसको अगर हम ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आंसर आ जाएगा, 6.5 इंटू 10 की पावर 24। ठीक, तो ये कौन सा आंसर है आपका, इसमें आपको दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी सारी बातें दे रखी हैं, ऐसी कितना लेना है, ये रहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सोडियम के साथ दे रखा है 1123, मैग्नीशियम 24, ये आपस में कैसे हैं, तो इनके देख लो आप, 11 12 एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, मास नंबर भी सेम नहीं है, तो ये आइसोटॉप्स हो सकते हैं क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। आइसोबार्स भी नहीं होंगे मास नंबर के, आइसोडायाफर्स भी नहीं होंगे। आइसोटोन्स की बात करेंगे तो आइसोटोन्स का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 23 माइनस 11 कितना आएगा, 23 माइनस 11, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से 1 12, और सेकंड में है 24 माइनस 12, तो यहाँ से भी आपको 12 ऑब्वियसली आपका जो नंबर न्यूट्रॉन्स सेम है, तो आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, आइसो न्यूट्रॉन्स आइसोट्रॉन्स होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में आपको देखते हैं, द मोमेंटम निकालना है ऑफ ए फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यार बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। P इक्वल टू, मैं थोड़ा इसको इधर लिखता हूँ, 10 के बारे में बात कर रहे हैं, तो P इक्वल टू एच डिवाइड बाई लैम्डा, हम पढ़ते हैं इसको, और लैम्डा को अपन हटा सकते हैं सी बाई म्यू के साथ, तो हो जाएगा एच डिवाइड बाई सी इंटू म्यू। ठीक है, बाकी वैल्यू को जल्दी से, आपकी एच फ्रंक कांस्टेंट कितना 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 होता है जूल सेकंड में। ठीक है, जूल सेकंड। बाकी म्यू की बात करेंगे तो म्यू आपका फ्रिक्वेंसी दे रखा है 10 पावर माइनस 10 सॉरी 1.0 10 पावर 15 पर सेकेंड। ठीक है, तो आप लिख लो सीधा इसको 10 की पावर 15, वो भी आपका पर सेकेंड, डिवाइड बाई नीचे कितना होगा स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10 की पावर 8। यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो यूनिट्स है ना बहुत ध्यान रखने होते हैं, और आपने यूनिट्स में गड़बड़ी कर दी, यूनिट सेम नहीं रखे, तो फिर आंसर आपका कभी आएगा ही नहीं, गलत हो जाएगा, आप कितने भी वैल्यू को सही रखना। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा समथिंग 2.2 के अराउंड, तो 2.2 वाला आंसर बैठना चाहिए इससे। इसमें तो तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप सही से करो कैलकुलेशन, टैंक पर -34 -15 और ये माइनस सॉरी 15 और अपने टैंक पावर 8, तो ऊपर जाएगा टैंक पावर -8 हो जाएगा। ठीक है, तो -34 -8 कितना हो गया, जरा देखो ये हो जाएगा 2 और ये 4 वो भी माइनस में, प्लस करेंगे 15 तो ये कितना आएगा 7 हो जाएगा, और ये 3 माइनस 1 करेंगे तो ये 2 आएगा। ठीक है, 27 ग्राउंड बैठना चाहिए, टैंक पावर 27, 2.2 और टैंक पावर -27, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट m, दोनों की वैल्यू है, एटॉमिक नंबर ये रहा आपका, मास नंबर 52 है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, आसान क्वेश्चन था, देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, आप लोग कर भी सकते हो बिल्कुल इजी था। इसमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे एक एटॉमिक का नंबर है, और उसने ये बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन बनाना m+2, m+2 उसने कैटाइन दिया, उस कैटाइन का एटॉमिक मास कितना है, 52 है। ठीक, नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 25 है, ये दे रखा है, इसमें पूछा है उसने। तो पता है कि Z की वैल्यू 25 है एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे अगर Z 25 है तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, कैटाइन डेवलप, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स निकालता है, प्रोटॉन्स नहीं। तो जितना Z होगा उतना ही क्या होगा, P, तो P की वैल्यू भी कितनी होगी, ऑब्वियसली आपकी 25, P मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वो 25 रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं, अगर प्रोटॉन्स जितने होते हैं किसी भी एटम के पास, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन्स भी उतनी 25 होंगे, तो 25 में से अपन 2 निकाल देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 23, 23 उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, अब ये तो एक बात पता चल गई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में। अब आते हैं ए, एटॉमिक मास कितना है 52, 52 एटॉमिक मास है, तो अपन न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं कैसे, मास नंबर या एटॉमिक मास माइनस करेंगे अपन एट जेड, जेड क्या है एटॉमिक नंबर 25, तो कितना आंसर आ जाएगा 27।
27 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बस वही टिक करना है। बहुत से बच्चे गलती करेंगे कि सर ये न्यूट्रल होगा 25 और 52 वाला, नहीं, ये कैटायन की फेज में, ये बात ध्यान रखना पड़ेगी आपको, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा आएगा आप चेक करो, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। गैसियस मेटल आयन M+2 हैज 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो M+2 उसने अभी इसमें भी देखो क्वेश्चन नंबर 12 में ही क्या उसने एटॉमिक नंबर तो आपको पता चल ही गया है, कितना है 25। गैसियस मेटल एटम है, उसके पास M+2 5 एनपी इलेक्ट्रॉन्स हैं, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटम अच्छा वो ऊपर वाला था, ठीक है। अभी इसकी बात करें तो यहाँ से 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बात कर रहा है, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर रहा है, वो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाने का मतलब क्या है, और नीचे आपको ये भी दे रखा है, तो जेड के लिए 25 26 एंड 27 28 किसमें होगा। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 20 से ऊपर चला गया है, और ये 25 26 27 28 ये सारे के सारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आपकी 3D सीरीज वाले एटॉमिक नंबर हैं। तो 3D सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या होता है जरा बताओ मुझे आप, बेसिक इन दी विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस। तो आर्गन आता है 18 वाला, बाकी आपके बच्चों में तो यहाँ से अपन बोलते हैं 3D और 4s आना चाहिए सर। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको अनपेयर्ड दिखने चाहिए पूरे तरीके से। तो 5 अनपेयर्ड कब देखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स फिल किए आते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में मूव करता है, क्यों, क्योंकि एनर्जी का सीक्वेंस होता है। इलेक्ट्रॉन जब निकाले जाएंगे यहाँ से तो उस केस में 4s से निकाले जाएंगे, ये भी आपको पता है। तो 4s के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं, 4s के पास मैक्सिमम जा सकते हैं आपके पास 2, और 3D के पास आपको ना कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अब ये 5 है क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड आपको दिख रहे हैं। मैं उल्टा सॉल्व कर रहा हूँ, समझ में आएगा आपको कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से। तो 2 अपन ने बाहर निकाल दी क्योंकि ये क्या है, कैटायन की फेज में M+2, तो 2 बाहर जाएंगे 4s से, तो कितना बचेगा 3D5, और 3D5 का मतलब पांचों के पांचों कैसे होंगे आप देखो, 1 2 3 4 और एक 5, 5 टोटल होते हैं ना डी के अंदर, तो ये 5 अनपेयर्ड, तो इसका आंसर कौन सा हो जाना चाहिए आपका फर्स्ट 25, 25 एटॉमिक नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में द रेशियो ऑफ E बाई एम, ठीक है, चार्ज बाई मास रेशियो है स्पेसिफिक चार्ज फॉर ए कैथोड रे। तो ये एनसीईआरटी बहुत ही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। पहला क्या है, हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हेन द डिस्चार्ज ट्यूब इज फिल्ड विद हाइड्रोजन इज कांस्टेंट, सेकंड में वेरीज विद एटॉमिक नंबर, और लास्ट में वेरीज विद एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म द कैथोड, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट कौन सा होगा, आपको पता है कि जो E बाई एम रेशियो है, ठीक है, E बाई एम रेशियो का, द चार्ज द रेशियो E बाई एम फॉर स्पेसिफिक चार्ज फॉर ए कैथोड रे। तो कैथोड रे के लिए आप किसी भी कंडीशन में किसी भी मेटल या किसी भी एलिमेंट्स के लिए अगर आप यूज कर रहे हो, तो उसके लिए जो कैथोड रे का E बाई एम जो आता है ना, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 13। तो ध्यान रखना है कैथोड रे मतलब क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहा है, परफेक्ट है ना। इलेक्ट्रॉन्स का तो चार्ज मास बराबर ही ना, किसी के लिए भी यूज करो। तो ये कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज है ना एनसीईआरटी में दे रखी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यस, क्वेश्चन नंबर 14 में हम देखेंगे ध्यान से क्या दे रखा है। The angular momentum of an electron in a Bohr orbit of helium plus 1 is 3.1652 into 10 minus 34 kilogram and आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। What is the beam number in terms of rate of constant of the spectral lines emitted when electrons fall from this level to the first excited state? और एस दे रखा है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन इसको हम ले सकते हैं। तब क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो भाई साहब एंगुलर मोमेंटम हमें हमेशा पता है कि भाई NH/2 पाई होता है, ये समझ में आपको आना चाहिए। अब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पहले से उसने दे दी, कितनी दे रखी है 3.1। अब पूरी मत तो कोई जरूरी नहीं है, 3.1 इंटू 10 की पावर कितना है, इंटू 10 की पावर -34, 10 की पावर -34, परफेक्ट, इज इक्वल टू n इंटू एच भी पता है नीचे दे रखा है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू पहले से पता है 3.14। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से n निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, 3 इंटू ये करेंगे तो लगभग 6 के अराउंड कुछ बैठेगा, ऊपर वाला ये टर्म कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो बाकी ये टर्म का -34 ये,
तो समथिंग एन की वैल्यू सीधी आपको 3 के अराउंड दिख रही है। फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, एन की वैल्यू 3 के अराउंड आपको मिल गई। n3 आ गया। अब वो पूछ रहा है कि यहाँ से बेब नंबर, तो ये रहा बेब नंबर। बेब नंबर क्या होता है, पढ़ चुके हैं, r इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n। बेटा ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, बार बार इसको याद कर लो, मैं लिख देता हूँ, इसको सही से याद कर लो, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, बेब नंबर क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से आपका ये r इंटू जेड की बात करेंगे, क्योंकि r साथ में रहेगा, क्योंकि ऑप्शन मार दे रखा है, r को कुछ रखना नहीं। जेड कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, हीलियम +1 के लिए बात कर रहे हैं ना। यस, 1/n1 स्क्वायर, n1 यहाँ पे कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2 2 4 9, ये 30 कितना हो गया, 36 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब 9 ऊपर करेंगे तो 9 माइनस 4 मतलब 5, तो 5 और 9 वाला आंसर आना चाहिए, मतलब 5/9 इंटू r, ये देखना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं अपन अभी। यस, ये दे रखा आपको, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा लॉजिकल था, आपको बड़ा दिख रहा होगा, तो इसे क्वेश्चन का घबराना तो बिल्कुल नहीं, आसान क्वेश्चन। 15 की बात करते हैं, आयोनेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द, ये आपका क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आयोनेशन पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है फॉर द हाइड्रोजन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन की बात करेंगे, तो n1 कितना हो जाएगा 2, और n2 कितना होगा इन्फिनिटी, भाई इन्फिनिटी पे शिफ्ट करते हैं अपन, आप बात समझ लो। वो बोला कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, और वहां पे n1 n2 आपको ध्यान रखना पड़ेगा। n2 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, n1 आपका बाकी रहेगा 1। तो फटाफट से यहाँ वैल्यू रख लेते हैं। तो आयनेशन एनर्जी इक्वल टू होता है डेल्टा, हाँ यहाँ से हम डेल्टा ई लिख सकते हैं, डिफरेंस। तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू जेड की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। बस ये वैल्यू लेके आओ जल्दी से, ये हो गया आपका। इसको सॉल्व करो तो ये तो आपका फिनिश यहाँ से हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, बाकी ये 4 से अगर कैंसिल करेंगे तो 3 4 12 3 और 4 चौक 16, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर होगा इसका। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब आयनेशन एनर्जी, ऑब्वियसली पता है हम एनर्जी को सप्लाई करते हैं, देते हैं एंडोथर्मिक, तो पॉजिटिव में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अब देख रहे हो कितने बढ़िया सॉल्व हो रहे हैं। जो द फॉलोइंग पेयर्स हैज बोथ मेंबर्स फ्रॉम सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, कौन सा पेयर है जो आपके ये दोनों के दोनों जो मेंबर्स सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 16, यस, कौन सा होगा, कॉपर मैग्नीशियम नहीं हो सकता, गलत, मैग्नीशियम क्लोरीन गलत, ये भी गलत, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। होता ना से आपके अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन आर नॉन एज। ए का यस, ए का ये संस्कृत वर्ड, ए का मींस यूनिटी 1 बोलते हैं। ए का एल्यूमिनियम का मतलब गैलियम होता है, ठीक है। यस, ए का सिलिकॉन इज कॉल्ड जर्मेनियम, तो गैलियम जर्मेनियम, गैलियम जर्मेनियम कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच स्पीशीज है मैक्सिमम आयोनिक रेडियस, मैक्सिमम आयोनिक रेडियस किसकी होगी, ठीक। तो मैक्सिमम आयोनिक रेडियस, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप ग्रुप पीरियड को देख लो, वहां से भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि भाई स्पीसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, तो भाई साहब ये ना आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ही आपको दे रखे हैं। तो जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की रेडियस की बात कर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे इक्वल है हर जगह, चारों एलिमेंट्स के। तो यहाँ पे आपके रेडियस फॉर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसी पे क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर बार बार। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का जो रेडियस होता है 1/z होता है, एटॉमिक नंबर के उल्टा। इसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा रेडियस उतनी ही कम होगी, बस ये रिलेशन ध्यान रखना, बाकी कुछ दिक्कत नहीं। तो कौन सा होगा सबसे, सिर्फ मुझे ना कि मैक्सिमम, मैक्सिमम आयनो रेडियस, तो मैक्सिमम आयनो रेडियस मतलब एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम देखेंगे तो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट को पकड़ लो। सेकंड पीरियड में देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का आपका ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का कम एटॉमिक नंबर होता है। बाकी सोडियम मैग्नीशियम ये नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, थर्ड सीरीज में आपको तीसरे पीरियड मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे -2, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 19, इन विच केस बॉन्ड लेंथ इज सॉल्टेन, किस केस में बॉन्ड लेंथ आपकी सॉल्टेन हो जाएगी, यस। तो बॉन्ड लेंथ का रिलेशन देख लो आप, ये भी अपन ने कहीं ना कहीं डिस्कस किया था। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड,
जहाँ पे जितने ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जितने ज्यादा बॉन्ड डेवलप होते जाएंगे तो कहीं ना कहीं बॉन्ड लेंथ वहाँ पे क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो नंबर ऑफ बॉन्ड लेंथ ज्यादा, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिक छोटी। और बॉन्ड अगर बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी तो उस केस में जो डेल्टा ई एन की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी भाई, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं अपन लोग। तो एक डेल्टा ई एन मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी ध्यान रखो। इन विच केस बॉन्ड लेंथ इज सर्टेन, तो पहला है व्हेन बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर डिफरेंट इन बोथ केसेस, लास्ट एंड ऑन ऑफ दीस। तो क्वेश्चन नंबर 19, 19 मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंट होगी, ठीक है, तो भी तो सॉल्टन ही हो जाएगी, बिकॉज एटम्स काफी क्लोज हो जाएंगे। और मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे तो इसका ऑप्शन आना चाहिए थर्ड ऑप्शन। ये सेकंड लिखा है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। है ना, ये रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आयनेशन एनर्जी 1 2 3 ऑफ एन एलिमेंट्स आर 9 पॉइंट, तीनों के आयनेशन आयनेशन दर पे दे रखी है 1 2 3 तीनों ही वैल्यूज। व्हाट इन्फॉर्मेशन दीज डाटा कन्वेज, जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होना चाहिए। ठीक, तो ध्यान दो, ये ऐसे भी क्वेश्चन डिस्कस अपन ने। देखो 9.32 से 18.21 है, तो यहाँ से यहाँ पे जाने में मतलब आयनेशन एनर्जी की एनर्जी को हम सप्लाई करते हैं। तो देखो फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एंथैल्पी में बहुत डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे आपका लेस डिफरेंस है। बट आप 18.21 से 153 पे जा रहे हो, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो लार्ज गैप देखने को मिल रहा है वो आयनेशन एनर्जी 2 एंड आयनेशन एनर्जी 3 में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चेक करें कौन सी स्टेटमेंट सही होगा। द एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल। ठीक है, देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर बैलेंस शेल में है तो मतलब NH2 वाला केस हो सकता है। इसमें से जब पहले इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा तो NS1 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, इजीली निकाल सकता है। फिर NS1 के बाद वो बन जाएगा आपका यहाँ से नोबल गैस, जस्ट ऊपर पीरियड वाला। तो अब यहाँ से यहाँ पहुंचने में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बहुत सही, मतलब पहला स्टेटमेंट मैच कर सकता है। द एलिमेंट्स हैव 3 बैलेंस, गलत आंसर। नथिंग कैन बी सेड, ये भी कुछ मतलब नहीं है। द एलिमेंट्स ऑफ इनर्ट गैस, नहीं, इनर्ट गैस में तो बेटा पहले से ही दिक्कत होगी, तो इसका सही स्टेटमेंट कौन सा होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंप्लीटली राइट। क्वेश्चन नंबर 21, 21 पे देखते हैं। द आयनेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम वुड बी न्यूमेरिकली सेम, तो सोडियम की जो आयनेशन पोटेंशियल है वो न्यूमेरिकली किसके साथ सेम होगी? ठीक है, तो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है बच्चों तो कन्वर्ट किस में होगा? सोडियम प्लस 1 में, एंड रिलीजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और सोडियम प्लस 1 अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है तो ये रिवर्स फॉलो करेगा। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उल्टा होता है आयनेशन एनर्जी की। तो आयनेशन एनर्जी तो आपकी वो हो गई, और ये होगी आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों बातें कंफर्म हो गई। ठीक है, यस, तो चलो करते हैं कनेक्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सोडियम प्लस क्या इसके बराबर होगी? हाँ बिल्कुल सही है, सोडियम प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सही, कैटायन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी EN दे रखा है, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। पहला ऑप्शन क्या होगा? 21 का करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन, एक रिलेशन होता है कि जब कोई क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करे तो उस केस में आपका जो सेंट्रल एलिमेंट है उससे रिलेशन होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E डिवाइड बाई R, चार्ज बाई R। ठीक है, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, रेडियस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, तभी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अधिक से अधिक होगा। प्लीज ध्यान रखो, कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स या कोई भी अदर एलिमेंट्स मेटल जिसके पास आपका चार्ज अधिक होगा, ठीक है, चार्ज अधिक होना चाहिए और रेडियस छोटी होनी चाहिए, उतना ही स्ट्रांगली वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी को होल्ड करे। बिल्कुल समझ में आ गया? चलो अब बताओ इसका आंसर कौन सा होगा। तो आपको देखो ये जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये आपको एफ ब्लॉक के बारे में आइडिया होना चाहिए एंड डी ब्लॉक के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो वहां पे जो एलिमेंट्स के जो सिक्वेंस है, ठीक है, उनका नोमिनिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो नोमिनिक्स अगर आपको पता है तो वहां पे आपको सिक्वेंस बैठ जाएगा, सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका जो सही स्टेटमेंट आएगा वो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, बिकॉज फर्स्ट में क्या दे रखा है कि जो गैडोलियम है, ठीक है, उसका साइज, भाई इसमें करेक्ट ऑर्डर पूछा है ना, तो गैडोलियम का जो साइज है, ठीक है, वो छोटा है। चार्ज देखो तीनों पे बराबर है, चार्ज नॉट द आंसर, इलेक्ट्रॉन इज नॉट द आंसर, +3 +3 +3, रेडियस आपकी छोटी होनी चाहिए। तो रेडियस आपकी गैडोलियम की छोटी होती है बाकी दोनों से,
तो इसलिए जिसका साइज छोटा होगा उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म टेंडेंसी भी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। तो सेकंड में तो आपको देखो, सेकंड में तो गलत दे रखा है, ऐसा भी दे दिया मैक्सिमम नहीं, ये तो उल्टा है, ये भी उल्टा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। Which of the following is not correct match of elements and color of flame test? फ्लेम टेस्ट पे क्वेश्चन आ गया लो, तो फ्लेम टेस्ट हमेशा मैंने बताया, ठीक है। तो कौन सा आपका यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है इसने, नॉट करेक्ट। बहुत बार क्वेश्चन नॉट करेक्ट पे भी आता है, और इस बार ही तो बताओ नॉट करेक्ट पे बहुत बार क्वेश्चन आपके नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट ऐसे करके। बच्चों को करेक्ट पता होता है, इनकरेक्ट पता नहीं होता है ऐसा। तो यहाँ से आपका जो देखो कौन सा करेक्ट नहीं दे रखा है, बेरियम का एप्पल ग्रीन, ठीक, बहुत सही है, बिल्कुल सही दे रखा है। मैग्नीशियम का ब्रिक रेड होता है क्या, बिट्टा मंग है। मैग्नीशियम तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स को देता नहीं है इजिली, बेरिलियम तो देता नहीं है, व्हाइट देता है कलरलेस, ये व्हाइट कलर में आता है मैग्नीशियम भी। तो मैग्नीशियम का ब्रिक रेड नहीं हो सकता है, ठीक है। पोटेशियम का वॉयलेट, ठीक, सीजियम का भी वॉयलेट, ठीक है, क्लियर है। तो इसका गलत जो कनेक्शन दे रखा है, मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जनरली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिखा गया नो फ्लेम टेस्ट, नो फ्लेम टेस्ट, कोई फ्लेम टेस्ट नहीं देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एनर्जी। इतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है स्मॉल साइज होने की वजह से कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा नहीं तो एक्साइटेशन नहीं होगा, एक्साइटेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स वापस से ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा नहीं तो कलर को रिलीज ही नहीं करेगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्डर इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट दिस, ठीक है। तो देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपकी नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट फिर से उसने पूछ दिया है। तो देखो पहला है कॉपर प्लस 2 प्लस 1 और इंक्रीजिंग साइज। तो ऑब्वियसली बेटा पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है, और निकालने के बाद अगर वो कैटाइंस फेज में जा रहा होता है तो ऑब्वियसली साइज उसका छोटा होता है, बिकॉज जेड इफेक्ट करता है डोमिनेंट, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज विल डोमिनेंट, बिकॉज प्रोटॉन्स विल डोमिनेंट, इसके साइज छोटा होता जाता है। बहुत सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही दे रखा है, नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन आपका इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या बोरॉन का कार्बन से अधिक होता है, ठीक है। ऑब्वियसली पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जनरली क्या होती है, इंक्रीज ही होती है, ठीक है। बट बोरॉन कार्बन, ठीक है, ये बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, इसका बोरॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लो जरा, NH2NP1, यहाँ से पता चलेगा कार्बन का NH2NP2, नाइट्रोजन का NH2NP3, ऑक्सीजन का NH2NP4। तो बच्चों ने बोला कि ऑक्सीजन का अधिक है, नहीं यार ऑक्सीजन का अधिक कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन में क्या है, हाफ फिल्ड, NP3 दिस इज हाफ फिल्ड, इफ इट इज हाफ फिल्ड तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होगी ऑक्सीजन से, बट यहाँ पे दे रखा है कि ऑक्सीजन की अधिक, गलत दे रखा है, ठीक है। तो इसमें गलत ही पूछा है उसने, तो सेकंड आपका आई थिंक करेक्ट होगा। सेकंड थर्ड देखेंगे, इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन। तो टॉप टू बॉटम आने पे आयनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली क्या होती है, आपकी कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की तो अधिक होती है, और एल्यूमिनियम मतलब बोरॉन फैमिली वाला हो जाएगा तो इससे कम हो जाएगा, बिकॉज मैग्नीशियम को पता है कि आपका कंप्लीटली फील्ड, इसलिए एल्यूमिनियम, इसलिए बोरॉन वालों का कम हो जाता है, और बोरॉन वालों का कम हो जाता है। और इसके साथ आपका जो एस ब्लॉक वाला है एल्कन अर्थ मेटल मैग्नीशियम उसका अधिक हो जाता है, सिलिकॉन इससे अधिक जाएगा, ठीक है। लिथियम सोडियम ये भी आपका ठीक दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक करेक्ट, आयोनिक रिएक्टर ये भी आपको डिस्कस किया था, फजान रूल वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन किया था, बताओ जरा क्या होगा। आयोनिक रिएक्टर में पहला स्टेज में दे रखा है कि बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो पहले तो सही दे रखा है, बेटा मांगे कार, बहुत सही है। हेलोजन सब जगह सेम है, अगर हेलोजन सब जगह सेम है तो आप ये देखो कि कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव मैक्सिमम मिलेगा। ये तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं ना, ये तो कोवेलेंट नेचर को होल्ड करता है, कोवेलेंट कैरेक्टर को, ठीक है। और नीचे आने पे आयनिक रिएक्टर विल इंक्रीज, हेलोजन हर जगह सेम दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली कैल्शियम CaCl2 का जो आयनिक रिएक्टर होगा वो ज्यादा होगा, बिकॉज कैल्शियम इज इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना पसंद करेगा आसानी से। तो मुझे लगता है पहला ही सही दे रखा, बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 को अपन रीड करते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है,
ऑक्सीजन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन O माइनस, डेल्टा H नेगेटिव दे रखा है। O माइनस प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन O माइनस 2 दे रखा है, डेल्टा H2 पॉजिटिव दे रखा है। ये भी क्वेश्चंस कराया है क्लास में, ठीक है, क्लास का ही क्वेश्चन है ये। दोनों कंबाइन किया है तो ये रिएक्शन आपको मिल गई है। भाई आप देखो यहाँ से दो ऑक्सीजन, दो इलेक्ट्रॉन्स आपके ये O माइनस कैंसिल, ये O माइनस कैंसिल हो जाएगा। ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन्स O-2 रिएक्शन, डेल्टा H3 उसने पूछा है क्या होगा। सेम क्वेश्चन क्लास में कराया है कि किस तरीके से वैल्यू बढ़ती है, किस तरीके से वैल्यू घटती है। चलो मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करके, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस से रखा है उसके लिए जो डेल्टा H1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 को। चेक करो ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ना ऑक्सीजन, तो डेल्टा H नेगेटिव है, तो डेल्टा H1 जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डेल्टा H2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। O माइनस में इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं, O-2 में जा रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी है। तो आपको बताया था कि यहाँ पे जो ओवरऑल रिएक्शन है कि भाई ऑक्सीजन जो है वो गैस से कन्वर्ट होके सिंगल एटम जो है, मोनोटोमिक एटम हम आइसोलेटेड ही लेते हैं, ठीक है, एफिनिटी के अंदर भी O-2 में वो गैस की फेज में कन्वर्ट हो रहा है, इसके साथ वो बात कर रहे हैं। तो आप बताओ क्या इजिली कन्वर्ट होगा, क्या इजिली कन्वर्ट होगा, यस और नो। भाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, यस NH2 NP4, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर NP4 है तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा O-1 में जाएगा ऑक्सीजन से, तो ये बन जाएगा NH2 NP3। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। भाई अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट हो गया, NP3 होते ही हाफ फील्ड हो गया, तो पहला तो बहुत ही इजीली आसानी से मूव करेगा। तो पहली जो आपकी जो एनर्जी होगी, जो डेल्टा H1 होगा, जो फर्स्ट केस होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वो कहीं ना कहीं कम होगा, वहां कम एनर्जी देते ही रिएक्शन ऑटोमेटिक मूव कर जाएगी O से O-1 के अंदर। लेकिन O-2 में कैसे जाएगी, जब ये NP3 आ गया है, तो NP3 क्या इजिली आपके NP2 में जाना पसंद करेगा, नहीं करेगा। तो उस केस में आपको यहाँ पे जो एनर्जी देनी पड़ेगी, अभी कन्वर्ट होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा तो NH2 NP ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड से आपके अनफील्ड में जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसलिए डेल्टा H2 जो होगा वो कहीं ना कहीं अधिक होगा डेल्टा H1 से। अब डेल्टा H2 की वैल्यू अगर अधिक आ रही है H1 से, तो ओवरऑल रिजल्ट कैसा होगा। तो आपको देखो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू ऑब्वियसली करेंगे, तो डेल्टा H3 की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव में ही आएगी। तो डेल्टा H3 ओवरऑल कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। डेल्टा H3 मस्ट बी पॉजिटिव। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत, बराबर नहीं हो सकती है। डेल्टा H2 ज्यादा है, सेकंड मुझे लग रहा है सही है। नहीं नहीं, H3 नेगेटिव नहीं, नेगेटिव भी नहीं होगी। तो 26 का सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, गलत स्टेटमेंट कौन सा है। लिथियम बोरॉन बेरिलियम कार्बन आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। भाई लिथियम की सबसे कम, फिर अर्थ मेटल की ज्यादा हो जाती है बोरॉन फैमिली से, तो इसलिए बेरिलियम इससे ज्यादा हो गया, और सबसे लास्ट में कार्बन। पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट Al2O3 MgO, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के सीक्वेंस में Al2O3 MgO Ne2O K2O, एसिडिक का ऑर्डर नहीं है, बेसिक का ऑर्डर। ये गलत दे रखा है यहाँ पे, एसिडिक नहीं है, बेसिक करेक्टर का ऑर्डर होगा, बेसिक इलेक्ट्रिक ऑर्डर होगा। K2O का बेसिक इलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा होगा, और पता है ना कि एल्कली मेटल्स का है, तो ये बेसिक टेरेस्टिक नहीं है, तो गलत यही दे रखा है। सेकंड, आयनो रेडियस बहुत सी डॉट टू एटम इंक्रीज करती है कैटाइंस की, ठीक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी ऑर्डर सही दे रखा है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, ओके। तो ये आपका जो कौन सा होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग। यस, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेकंड लेक्चर के अंदर बाकी बचे हुए क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।